कैसे हैं आप लोग? आई हो कि बिल्कुल घर जैसे नहीं है तो आदत डाल लीजिए। जीवन है, छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण का ये नया लेसन शुरू करने वाले हैं, नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम क्रिया है, वर्ब। देखिए, ये जो चैप्टर है इसको भी हम लोग 2 वीडियो में कवर करेंगे। ये जो है 16वां एपिसोड होने वाला है और वर्ब का फर्स्ट पार्ट होने वाला है। ये जो है फर्स्ट पार्ट होने वाला है, क्रिया का फर्स्ट पार्ट होने वाला है। इसमें हम लोग क्रिया के विभिन्न रूपों को समझेंगे, क्रिया बनता कैसे है, क्रिया का योगदान क्या है, क्रिया का मुख्य कार्य क्या है, इन सभी चीज़ों को एक एक करके समझेंगे और देखेंगे। और इसके साथ ही साथ जितने भी पिछले एग्जाम में, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे किसी भी तरह का कॉम्पिटिशन, लाइक आपको BHU का तैयारी कर रहे हैं, सैनिक स्कूल का तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तरह के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जिसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए मिलकर मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रिया किसे कहते हैं। देखिए, क्रिया एक तरह का विकारी शब्द है। हम बात किए थे विकारी शब्द किसे कहते हैं, तो जिसका रूप लिंग कारक वचन के आधार पर बदल जाता है उसे हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। ये बहुत पुरानी बात है, हम हिंदी जब पढ़े थे उसमें देखे हुए थे। तो क्रिया भी एक प्रकार का विकारी शब्द होता है, मतलब एक तरह का वैसा विकारी शब्द जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, क्रिया कहते हैं। जब कोई शब्द होगा जिससे ऐसा पता चलेगा कि इससे कोई कार्य किया जा रहा है या फिर हो रहा है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। तो क्रिया जो शब्द है एक तरह का विकारी शब्द है, याद रखना है, जिसे किसी काम के करने या होने का बोध होता है, ठीक है ना। और आगे देखेंगे क्रिया का निर्माण कैसे होता है, धातु से होता है, धातु क्या होता है, इन सभी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, उठना, पढ़ना, जगना, हंसना यहाँ पर देखिए रोना, जाना, ठीक है ना, इन सभी चीज़ों को हम लोग क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे, क्रिया कहेंगे। विशेषताएं इसको देखते हैं हम लोग, इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी फीचर्स क्या है, इसी चीज़ को देखेंगे। देखिए, तो हम कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं इसलिए सारी विशेषताओं को रखते हैं, उनके कार्य को रखते हैं। ये किसी भी यूट्यूबर की वीडियो में आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी हम मेहनत करके डालते हैं ताकि आपको समझ है कि क्रिया की विशेषता या कोई भी टॉपिक है उसकी विशेषता क्या है, उसका कार्य क्या है, ये आखिर क्यों आता है, क्यों पढ़ते हैं, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। देखिए करा क्या, क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण की तरह एक विकारी शब्द है, बहुत ही अच्छी बात है, इसको हमेशा याद रखना है। करा क्रिया का निर्माण धातु से होता है, क्रिया का जो निर्माण होता है वो धातु से होता है, अर्थात क्रिया का जो मूल रूप होता है वो कौन होता है, धातु होता है। क्रिया वाक्य को पूर्ण बनाती है, इसलिए इसे विधेय कहा जाता है। देखिए, क्रिया के बिना वाक्य पूर्ण नहीं हो सकता है, क्रिया के बिना पता ही नहीं चलेगा वाक्य आखिर वाक्य का मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसलिए क्रिया वाक्य को पूर्ण बनाता है। मतलब ये क्रिया के बिना वाक्य जो होता है अपूर्ण होता है, उद्देश्यहीन होता है, ठीक है ना। यही बात करें, क्रिया के बिना वाक्य जो है बेजान तथा उद्देश्यहीन हो जाता है, ठीक है, याद रखना है। अधिकांशतः क्रिया का अंत ना प्रत्यय से होता है, जिसे हम लोग मूल क्रिया कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है मूल क्रिया का अंत में क्या लगा रहता है, तो ना प्रत्यय लगा रहता है, ना लगा रहता है। लेकिन सभी ना से अंत होने वाला शब्द जो है क्रिया नहीं हो सकता है। जैसे सोना, ये सोने वाला नहीं, हार वाला सोना, सिखौना, रमना, तो लास्ट में सबके लास्ट में ना आ रहा है, लेकिन ये सब का सब क्या है, संज्ञा है। तो जरूरी नहीं है सब के अंत में आने वाले ना शब्द वाले जितने भी ना प्रत्यय वाले शब्द हैं वो सब के सब क्रिया है, याद रखना है। जिससे हमें किसी काम के करने का बोध पता चले कि जिससे किसी काम के होने का बोध हो रहा है उसे ही हम लोग क्रिया कहेंगे। देखिए नेक्स्ट करा क्या, क्रिया का साधारण रूप कभी कभी क्रियार्थक संज्ञा का काम करता है। देखिए, कभी कभी क्रिया जो होता है किसी संज्ञा और सर्वनाम के साथ लगा रहता है तो वो क्रिया नहीं कहलाता है, वो टोटल जो है संज्ञा सर्वनाम के साथ पूरा को मिलाकर हम क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। मतलब ये कि वो जो संज्ञा है क्रिया के साथ मिल करके एक अलग अर्थ बना रहा है, एक अलग उद्देश्य को बता रहा है। जैसे देखिए करा कि देश में रहना, तो देश में रहना एक क्रिया है, लेकिन देश की बात किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सभी को मिला करके अगर हम देखेंगे तो रहना क्रिया नहीं होगा, ये पूरा को मिला करके जो होगा ये क्रियार्थक क्रिया होगा। बात समझे नहीं, आपके साथ बैठना, तो ये बैठना क्रिया नहीं होगा, ये क्रियार्थक क्रिया हो जाएगा। बात समझे नहीं, क्रियार्थक क्रिया मतलब क्रियार्थक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है ना। क्रियार्थक संज्ञा मतलब ये कि एक तरह का संज्ञा मतलब एक सब्जेक्ट है। अगर हम इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे तो ये पूरा को हम एक जगह लिखेंगे, सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो जब सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो एक तरह का संज्ञा का काम लगभग करने लगेगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्रियार्थक संज्ञा। तो यहाँ पर कह रहा है क्या कि ये जो अर्थ दे रहा है ऐसा लग रहा है कि हम एक क्रिया कर रहे हैं, लेकिन वो एक संज्ञा और सर्वनाम के साथ मिल करके एक सब्जेक्ट का काम करने लग रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे क्रियार्थक संज्ञा। बात समझिए कि नहीं, एक ऐसा संज्ञा जो क्रिया का अर्थ देता है, क्रियार्थक संज्ञा, ठीक है।
करेगा इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, करेगा सर्व शिक्षा अभियान का चलना बकवास नहीं तो और क्या है, इसमें क्रियार्थक संज्ञा क्या है, क्वेश्चन पूछा हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो करेगा सर्व शिक्षा अभियान का चलना, ठीक है ना, चलना यानी रनिंग करना, ठीक है ना। तो इसमें जो है आपको क्रियार्थक संज्ञा कौन सा होगा, चलना। बात समझे कि नहीं। करा कि इनमें से कौन विकारी शब्द है, तो संबोधक बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण, संयोजक बोधक अव्यय और क्रिया। तो इसमें से विकारी शब्द कह रहा है, तो विकारी शब्द 4 गो होता है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, 4 गो शब्द होता है जो विकारी शब्द होता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि सामान्यतः क्रिया के अंत में किस प्रकार का प्रत्यय लगा रहता है, तो सामान्यतः क्रिया के अंत में किस तरह का प्रत्यय लगा रहता है, तो ना प्रत्यय लगा रहता है। हालांकि क्रिया के अंत में ता, ती, ते, या, ये सब भी लगा रहता है, लेकिन सामान्य क्रिया के अंत में जो होता है, मूल क्रिया के अंत में जो होता है, ना प्रत्यय लगा रहता है, हमेशा ध्यान रखना है। कर रखा है क्रिया के विभिन्न रूप को कैसे बनते हैं या क्रिया की उत्पत्ति कैसे होती है, इसको समझने के लिए धातु की जानकारी आवश्यक है। देखिए धातु जब तक नहीं जानेंगे तब तक पता ही नहीं चलेगा क्रिया कैसे बनता है, क्रिया का रूप क्या है, क्रिया कैसे कार्य करता है। बात समझे कि नहीं। इसलिए इसके जानकारी के लिए सबसे पहले हमें धातु की जानकारी जरूरी है, क्योंकि धातु से ही क्रिया का निर्माण होता है। तो जिस चीज़ से किसी चीज़ का निर्माण हो रहा है तो पहले हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए धातु के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो धातु का रहा कि धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं, अर्थात वह शब्द जिससे किसी कार्य के होने का बोध हो, मूल शब्द जिससे किसी कार्य के होने का बोध हो, उसे हम लोग क्रिया का मूल रूप कहते हैं, अर्थात धातु कहते हैं। जैसे आ, मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि आने की बात करें, खा, जा, पी, हंस, ठीक है ना। इसमें प्रत्यय कोई नहीं लगा रहता है, इसमें किसी भी तरह का ना या ई कोई भी प्रत्यय नहीं लगा रहता है, अर्थात ये जो होता है भाई साहब, ये एक तरह का क्या है, स्वतंत्र रूप में होता है, ठीक है ना। लेकिन जब भी इसमें हम ना प्रत्यय लगाते हैं तो वो एक तरह का सामान्य क्रिया बन जाता है, एक तरह का सामान्य क्रिया बन जाता है, अर्थात मूल क्रिया बन जाता है, ठीक है ना। उससे हम लोग जैसे मान लीजिए कि आ है तो आ में ना लगा देंगे तो आना हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक सामान्य क्रिया बन जाता है। तो धातु क्या है, तो क्रिया के मूल रूप को हम लोग धातु कहते हैं, ठीक है ना। और उस धातु के मूल रूप में न, यहाँ पर ट नहीं होगा, ठीक है ना, ता होगा यहाँ पर, ठीक है ना। धातु में न, ता, ती, ये क्या है भाई, ये गड़बड़ हो गया है, न, ने, या, ई, गा, गे, गी आदि लगाकर क्रिया के विभिन्न रूपों को बनाया जा सकता है, ठीक है ना। देखिए कभी कभी टाइपिंग करने में कुछ गलत लिखा भी जाता है, तो इसके लिए ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। तो क्रिया के मूल रूप में कभी कभी क्या होता है कि ता, ते, ती, या, ई, गा, गे, गी लगा करके हम उसके अन्य रूप को भी बनाते हैं, अन्य रूप का भी निर्माण करते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए पाना, खाना, पीना, जाता, खाई, पाई, ये सब क्या है, क्रिया के अलग अलग रूप है। देखिए करें कि धातु में ना प्रत्यय लगा करके हम सामान्य क्रिया का निर्माण करते हैं। हमेशा याद रखना है सामान्य क्रिया का निर्माण जो होता है किसी भी धातु में किस प्रत्यय को लगाकर होता है, ना प्रत्यय को लगाकर होता है। यहाँ पर समझें धातु के भेद एवं उनके परिभाषा। देखिए धातु जो होता है दो तरह का होता है। हम लोग बार बार जब क्रिया पढ़े होंगे छोटे क्लास में तो नॉर्मल हम लोग पढ़ लेते हैं, धातु दो प्रकार का होता है, मूल धातु और यौगिक धातु। लेकिन आज उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे कि धातु जो होता है उसका कार्य क्या होता है, मूल धातु जो होता है वो किस रूप में होता है। देखिए मूल धातु जो होता है वो एक स्वतंत्र रूप में, जब हम स्वर पढ़ते थे, स्वर में क्या होता था कि एक स्वतंत्र वर्ण को हम लोग क्या कहते थे, स्वर वर्ण कहते थे, जो किसी अन्य वर्ण पर डिपेंड नहीं होता था, निर्भर नहीं होता था। ठीक उसी तरह मूल धातु भी जो होता है ना भाई, ये किसी अन्य वर्ण पर निर्भर, अन्य पद पर, अन्य किसी भी शब्द पे, शब्दांश पे, शब्द खंड पे निर्भर नहीं होता है, ये स्वतंत्र होता है, ठीक है ना। इसे ही हम लोग इसको कहते हैं मूल धातु, ठीक है ना। तो मूल धातु किस अवस्था में पाया जाता है, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, अर्थात ये किसी भी प्रत्यय या अन्य पद पर डिपेंड, निर्भर नहीं होता है, किसी से सहायता की इसको जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे देखिए यहाँ पर कहा जाए कि वैसा धातु जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है उसे ही हम लोग मूल धातु कहते हैं। बहुत ही सिंपल परिभाषा है, याद रख लीजिएगा। जैसे बोलते हैं हम इधर आ, तो इसमें आ है, वहाँ मत जा, इसमें जा है, वहाँ आम खा, पेड़ पर चढ़, तो ये जो गोला लगाया हुआ शब्द है, शब्दांश है, इसी को ही हम लोग कहेंगे मूल धातु, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यौगिक धातु का है, दूसरा यौगिक धातु किसे कहते हैं। देखिए यौगिक धातु जो होता है वो अन्य प्रत्यय और अन्य शब्दखंड या शब्दांश पर निर्भर होता है, जिसके बाद उस मूल धातु में लगने के बाद इसका निर्माण होता है। यौगिक धातु को ही हम सामान्य क्रिया के नाम से भी जानते हैं,
अर्थात ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, ये किसी और पर डिपेंड होता है। जब किसी और के मिलने के बाद किसी चीज़ का निर्माण होता है तो स्वतंत्र वाला कैसे हो सकता है? जैसे मान लीजिए आप जो है, आपके ऊपर किसी का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो जब मन करेगा घरे आएंगे जाएंगे, जैसे मन करेगा वैसे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके ऊपर आपके घर पर आपके मम्मी पापा रहते हैं, तो आपको कहीं भी जाने के लिए पहले उनसे परमिशन लेना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप सोचिए कि आप स्वतंत्र नहीं हैं, आप किसी और पर डिपेंड है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, ये यौगिक धातु के साथ होता है कि यौगिक धातु जो होता है भाई साहब, ये डिपेंड होता है किस पर? ये अन्य किसी पद पे, अन्य किसी प्रत्यय पे। जब तक वो नहीं आएगा तब तक इसका निर्माण नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए इसको हम लोग यौगिक धातु कहते हैं। यौगिक का मतलब मिलना किसी अन्य चीज़ से, ठीक है ना। जैसे देखिए, बैठ में ना लगा दिए तो बैठना बन गया, गा में ना लगा दिए तो गाना बन गया, सोना बन गया, हंसना बन गया, रोना बन गया, पीना बन गया, ठीक है ना। तो पूछेगा किस धातु के किस रूप को हम सामान्य क्रिया के नाम से भी जानते हैं? तो यौगिक धातु को। क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार एग्जाम में कि धातु के किस रूप को हम सामान्य क्रिया के नाम से भी जानते हैं? तो यौगिक धातु को। बात समझे कि नहीं? इसलिए दिमाग में रखना है आपको ये वाला बात। कर है क्रिया के कार्य को समझिए। कर है यह गतिशीलता या स्थिरता का बोध कराता है। देखिए, क्रिया एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा शब्द है जो कार्य के करने या होने का बोध कराता है, जिससे ये पता चलता है कि कोई चीज़ जो है, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई पदार्थ जो है वो गतिशील है या फिर रुका हुआ है। जैसे बोलते हैं कि वह सो रही है, तो सो रही है मतलब क्या? कि कार्य है लेकिन गतिशील वाला कार्य नहीं है। यहाँ कार्य होने की जो यहाँ बात किया जा रहा है वो गतिशील नहीं है, वो स्थिर है। बात समझ नहीं? वह दौड़ रहा है मतलब गतिशील है। तो क्रिया गतिशीलता और स्थिरता का भी बोध कराता है। दूसरा क्या कर रहा है कि यह किसी कार्य के करने या होने का बोध कराता है। देखिए, किसी कार्य के करने या होने के बाद, जब हम खुद करेंगे करने, होने के बाद जैसे मान लीजिए कि मशीन चल रहा है, बात समझे कि नहीं, आटा पीस रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो कार्य हो रहा है। वहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि इसके अलावा भी एक और अर्थ यहाँ पर थोड़ा सा समझने के लिए, राम अच्छा लड़का है, तो इसमें है जो है राम अच्छा लड़का है, तो भाई साहब इसमें जो है यहाँ पर ये होने का बोध करा रहा है। क्या होने का बोध करा रहा है? अच्छा होने का बोध करा रहा है। यहाँ है क्या है? एक सहायक क्रिया है। तो ये किसी काम के करने का बोध नहीं करा रहा है, ये क्या करा रहा है? आपके किसी चीज के होने का बोध करा रहा है। लेकिन हम बोलेंगे राम दौड़ता है, तो यहाँ पर मूल क्रिया जो है, यहाँ पर दौड़ने की बात किया जा रहा है, मेन वर्ब क्या है? दौड़ना है। लेकिन जब ये नहीं होगा तो हम क्या देखेंगे? इसको देखेंगे। लेकिन मेन जब है, जब बाबूजी हैं तो बेटा के इन्विटेशन देने से काम थोड़े चलेगा। अब इन्विटेशन किसको देना होगा? आपको पापा को देना होगा। बात समझे कि नहीं? इसलिए यहाँ पर जो चीज़ है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्या करा कि यह समय का बोध कराता है। देखिए, क्रिया एक ऐसा शब्द है जो समय का बोध कराता है। हम बोलते हैं कि वह खाती है, वह खाती थी, वह खाएगी। तो देखिए, इसका वर्तमान का बोध करा रहा है, पास्ट का बोध करा रहा है, ये फ्यूचर का बोध करा रहा है। बात समझे कि नहीं? ये सभी चीज़ जो हम लोग देख रहे हैं ये समय का बोध करा रहा है। ये कौन करा रहा है भाई साहब? ये हमें क्रिया करा रहा है। नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये जो टाइम, ये जो कार्य है ये कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता। तो समय का बोध कौन कराता है? क्रिया कराता है, ठीक है ना। समय, किसी भी काम को करने में समय लगता है, ठीक है ना। जब समय लगता है तभी वो कार्य हमें दिखता है। जब दिखेगा नहीं मतलब ये कि उसमें समय नहीं लगा, जब तो उसे हम कार्य नहीं कर सकते। जैसे कोई व्यक्ति है, वो क्या हो सकता है कि तुरंत गायब हो जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? कार्य होना नहीं कहेंगे। बात समझ नहीं, उसे चमत्कार कहते हैं। तो कार्य होना उसे कहेंगे जो हम अपनी आंखों से देखते हैं। जब आंखों से देखेंगे इसका मतलब कुछ न कुछ समय लगा उसको करने में, तो वो कार्य होगा। जब हम आंखों से नहीं देखेंगे तो वो कार्य नहीं होगा, वो चमत्कार होगा। बात समझे कि नहीं? फिर कह रहा है क्या कि शारीरिक या मानसिक स्थिति का बोध कराता है। बहुत अच्छी बात है। ये शारीरिक, जैसे वह मन से चिंतित है, वह बहुत चिंतित है, वह बहुत परेशान है, ठीक है ना। शारीरिक, वह बहुत थका हुआ है। ये सब क्या है? ये सब कार्य के, ये सब क्रिया का मेन कार्य है। ये क्रिया का मेन जो है वाक्य में आने के बाद उसका जो प्रभाव है ये दिखता है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कह रहा है क्रिया के भेद, टाइप्स ऑफ वर्ब। देखिए क्रिया को मुख्य रूप से तो दो भाग में बांटा गया है। एक जो है सकर्मक क्रिया जिसे हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, एक अकर्मक क्रिया जिसे हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। इसका ट्रांजिटिव TRANSITIVE ट्रांजिटिव, इन TRANSITIVE इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना। तो देखिए सकर्मक क्रिया, देखिए स का मतलब होता है साथ, अ का मतलब होता है, स का मतलब होता है साथ, अ का मतलब होता है साथ नहीं होना, अलग होना। बात समझ रहे हैं। इसका निगेटिव एक तरह से समझ लीजिए, जिस चीज़ में अ लग जाता है मैक्सिमम टाइम में वो निगेटिव अर्थ देता है। तो स का मतलब होता है साथ, और कर्म का मतलब है जो कर्म के साथ हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो, मतलब वैसा क्रिया जिसके साथ कर्म की प्रधानता हो, यानी जिसके साथ कर्म हो, बात समझे कि नहीं, या फिर जिसके साथ कर्म होने की संभावना हो, उसे हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। परिभाषा के मूल में जब भी बोलेंगे तो वैसा क्रिया जिससे क्या होता है, कर्म प्रभावित हो, जिससे क्या होगा, कर्म प्रभावित हो, या उसके साथ कर्म रहने की संभावना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया। देखिए कह रहा है क्या कि वैसा क्रिया जिसके साथ कर्म हो या कर्म रहने की संभावना हो, उसे हम सकर्मक क्रिया, अर्थात जब किसी क्रिया का फल किसी कर्ता पर नहीं, यहाँ कर्ता ऐसे होगा, कर्ता पर नहीं पड़े, किसी अन्य पद यानी कर्म पर नहीं पड़े, अरे यार अन्य पद कर्म पर नहीं पड़े, कर्म पर पड़े, ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा ये बना लीजिएगा, कर्म पर पड़े तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। सिंपल बात है कि वैसा क्रिया जिससे कर्म प्रभावित हो, कर्ता प्रभावित नहीं हो, ठीक है ना, जिसके साथ कर्म आने की संभावना हो, जिसके साथ कर्म हो, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए लिखना, तो कुछ आप लिखिएगा, पढ़ना कुछ तो कुछ पढ़िएगा, खाना कुछ तो कुछ खाइएगा, जाना कहीं ना कहीं तो जाइएगा। आपको याद रखना है जब भी सकर्मक क्रिया का आपको पता लगाना है तो कहाँ और क्या लगा कर प्रश्न कीजिए, आंसर आ जाएगा सकर्मक क्रिया, आंसर नहीं आएगा अकर्मक क्रिया। जैसे क्या लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, रिजाइनिंग लेटर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं आप, कहानी लिख रहे हैं, एक निबंध लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं आप, पढ़ना क्या पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, नोवेल पढ़ रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं आप, खाना क्या खा रहे हैं आप, आंसर आएगा तो सकर्मक क्रिया, नहीं आएगा तो अकर्मक क्रिया। जाना कहाँ जा रहे हैं आप। तो इस चीज़ को याद रखना है आपको कि जब भी क्या और कहाँ ध्यान में रखना है। क्वेश्चन करेंगे, आंसर मिलेगा तो सकर्मक, नहीं आंसर मिलेगा तो अकर्मक, ठीक है ना। देखिए सकर्मक क्रिया को मुख्य रूप से दो भाग में बांटा गया है। एक कर्मक मतलब वैसा क्रिया जिसके साथ एक कर्म आए, उसे एक कर्मक, नाम से ही पता चल रहा है। जैसे तुम घर जाते हो तो इसमें एक कर्म आया घर, रोगी दवा खाता है, इसमें एक कर्म आया दवा, क्या खाता है, दवा, कहाँ जाता है तो घर। ध्यान रखना हमेशा क्या और कहाँ याद रखना है। तो इसे हम लोग कहेंगे एक कर्मक क्रिया। दूसरा क्या होता है, द्विकर्मक क्रिया, ठीक है, जब उसमें दो कर्म आए, एक जो हो सजीव हो एक निर्जीव हो, पहला वाला सजीव हो दूसरा वाला निर्जीव हो, तो पहला वाला जो सजीव जो होता है वो गौण होता है, वो क्या हो जाता है, छुप जाता है, उसका महत्व खत्म हो जाता है। एक कर्म के रूप में कौन काम करता है, जो दूसरा वाला जो आया हुआ निर्जीव है वो कर्म के रूप में प्रधान हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं द्विकर्मक। दो कर्म आया है लेकिन एक गौण हो जाता है, सजीव वाला निर्जीव वाला जो होता है प्रधान हो जाता है। जैसे देखिए जिस क्रिया के साथ दो कर्म हो तथा पहला कर्म सजीव दूसरा कर्म निर्जीव हो उसे ही हम लोग द्विकर्मक कहते हैं। इस वाक्य में पहला कर्म सजीव जो है गौण रहता है। गौण का मतलब होता है कि एकदम चुप हो जाना, उसका महत्व खत्म हो जाना, ठीक है ना। देखिए जैसे एग्जाम्पल को समझिए, कहा जा रहा है क्या, नर्स रोगी को दवा खिलाती है। तो देखिए यहाँ पर एक रोगी और दूसरा दवा। यहाँ पर देखिए रोहन माँ को, एक माँ और दूसरा पानी पिलाता है तो पानी, ये दो इसमें देख रहे हैं कर्म आपको देखने को मिला। लेकिन पहला कर्म क्या है, रोगी सजीव है, दवा निर्जीव है, माँ सजीव, पानी निर्जीव। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जब भी आप ट्रांसलेशन बनाएंगे तो पहले आप दवा लिखेंगे, बात समझ नहीं, मेडिसिन को रखेंगे, बात समझ नहीं। तो यहाँ पर देखना ये है कि जो ये पहले वाला जो कर्म है जो कि क्या है, सजीव है, यहाँ माँ जो है ये गौण हो जाएगा। मुख्य कर्म के रूप में कौन काम करेगा, दूसरा वाला जो निर्जीव है, यहाँ दवा और यहाँ पानी। तो यहाँ दो कर्म आया, इसलिए इसे हम द्विकर्मक कहेंगे। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब। वैसा क्रिया जिसका फल स्वयं कर्ता पर पड़े, जिसके साथ कोई कर्म के आने की संभावना नहीं हो। जब कर्म का आने का संभावना नहीं है उसका मतलब क्या होगा कि प्रभावित कौन होगा, स्वयं। कौन होगा, स्वयं कर्ता होगा। इसमें कहाँ और क्या
लगाने से प्रश्न का आंसर नहीं मिलता है, इससे पता चलता है कि वो जो क्रिया होगा कर्मक होगा। जैसे राम हंसता है, तो क्या हंसता है, कहाँ हंसता है, कोई आंसर आ रहा है, क्या हंसता है, लाल हरियर पीयर ऊंचा नीचा मोटा पतला, क्या हंसता है, कुछ नहीं। कहाँ हंसता है, समझ ही नहीं आ रहा है, इसमें कोई आंसर है। छत पर हंसता है, रोड पर हंसता है, ये क्या मतलब होता है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता है। तो राम हंसता है, तुम रोते हो, क्या रोते हो, आलू प्याज बैगन वह टहलता है, क्या टहलता है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला भाई साहब। इसके जब क्वेश्चन करेंगे आंसर नहीं मिलेगा तो उस तरह के जो वर्ब होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया कहेंगे। बहुत ही सिंपल है, अगर आप समझे होंगे तो बिल्कुल एक बार में याद हो गया होगा, कोई टेंशन नहीं है, कोई झोल नहीं है। अगर नहीं समझ आएगा तो वीडियो को पीछे जाइए, फिर से देखिए, समझ आएगा, नहीं आने का कोई बात ही नहीं है इसमें। देखिए, इसके आधारित जितने भी प्रश्न जो एग्जाम में पूछे गए लॉलीपॉप प्रश्न, अब इसको मिलकर बवाल मचाते हैं और देखिए कैसे बनता है ये। जिस शब्द को किसी कार्य की करने या होने का बोध हो शब्द से, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई साहब, क्रिया। सिंपल बात है यार, जिससे कार्य के होने या करने का बोध होगा, क्रिया भी परिभाषा में ही देखे। ये सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई। सामान्यतः क्रिया कुल कितने, तो सामान्यतः पूछेगा तो 2 भेद होता है। आगे भी हम इसके बाद वाला वीडियो जो होगा, दूसरा 17वां एपिसोड जो होगा, इसका दूसरा पार्ट होगा, उसमें हम लोग देखेंगे क्रिया के अन्य भेद, ठीक है ना। धातु में ना प्रत्यय जोड़ने पर सामान्य क्रिया बनता है। यौगिक धातु नहीं बनेगा, अकर्मक नहीं बनेगा, सकर्मक नहीं बनेगा, क्या बनेगा, सामान्य क्रिया, हमेशा ध्यान रखना है। क्रिया का मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। बहुत ही सिंपल जवाब। धातु मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। स्वतः रूप में प्रयोग होने वाले धातु को क्या कहते हैं, मूल धातु। बिल्कुल एकदम आसान है। आ खा जा ना पा ये सब क्या होगा, ना पा क्या होता है भाई जोश जोश में हम भी कुछ ही बोल देते हैं। देखिए आ, इधर आ में किस प्रकार का धातु है, तो मूल धातु है। बहुत ही अच्छा। वैसा धातु जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, यौगिक धातु कहते हैं। वे लोग घर जाते हैं, वे लोग घर जाते हैं, इसमें धातु का किस रूप का प्रयोग हुआ है, वे लोग घर जाते हैं। तो यहाँ देखिए रत्ता तेती लगा हुआ है, तो सकर्मक, अकर्मक, यौगिक। यहाँ पर देखिए ना, आप तो इसको सकर्मक भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यौगिक सभी, अकर्मक तो होगा नहीं, नहीं तो सभी हो जाता है। इसलिए आप आंसर यौगिक भी मार सकते हैं, सकर्मक भी मार सकते हैं कुछ भी हो सकता है ना, दोनों सही है लेकिन, ठीक है ना। करा कि सकर्मक क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, तो सकर्मक 2 प्रकार का, एक कर्मक, द्विकर्मक, ठीक है ना। वह खाता है, इस वाक्य में खाता किस प्रकार का क्रिया है, वह खाता है, तो खाता जाहिर सी बात है सकर्मक, कुछ तो कुछ खा रहा होगा, ठीक है ना। किस विकारी शब्द के समय का बोध होता है, किस विकारी शब्द से समय का बोध होता है, भाई साहब क्रिया से समय का बोध होता है। निम्नलिखित में से कौन गतिशीलता एवं स्थिरता का बोध कराता है, क्रिया। सिंपल बात है, कार्य में हम लोग देखे हैं इसका। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपलसरी सब्सक्राइब कीजिए। भाई अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, अच्छा लगा हो तो कुछ अच्छा कमेंट कीजिए जिससे मोटिवेशन मिले। इसके लिए कोई आपको पैसा नहीं लगता है, और भाई मेहनत कर रहे हैं तो उनको कुछ मोटिवेशन मिले और आगे अच्छे से मन से ध्यान से आपके लिए हमेशा वीडियो बनाते रहें। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।